Students, in previous class we have discussed about the organic chemistry कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट क्या है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंपली हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स द कंपाउंड्स in which carbon and hydrogen are essentials atoms. Now हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से किस तरह से डिफ़र करते हैं, यानी कि क्या डिफरेंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो यहाँ पे कुछ मेजर डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मीनिंग है कि कोई भी कंपाउंड है वो किन चीज़ों से बना हुआ है। कंपोजिशन मतलब किन चीज़ों से मिलकर वो बना है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स वो कंपाउंड जो किसके बने होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन। सिर्फ दो ही एटम्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, कार्बन एंड हाइड्रोजन एसेंशियल्स एटम। जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होंगे उन्हीं कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं। जहाँ सिर्फ कार्बन है या फिर ओनली हाइड्रोजन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ होना कंपलसरी है, उन्हें क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। और जब उन हाइड्रोजन में वन और मोर हाइड्रोजन है वो किसी अदर एलिमेंट से रिप्लेस भी हो सकता है। कुछ फ्यू एलिमेंट्स हो सकता है वो ऑक्सीजन से रिप्लेस हो, नाइट्रोजन से, सल्फर से या फिर हेलोजन से। तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? वो क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंपोजिशन है वो क्या होगा? कार्बन एंड हाइड्रोजन तो एसेंशियल है ही है, साथ में कुछ एलिमेंट्स जैसे हो सकता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एक्स्ट्रा। हेलोजेंस की कैटेगरी में कौन से आते हैं? जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या है कि यहाँ जरूरी नहीं है कार्बन एंड हाइड्रोजन होना। ये पूरी पीरियोडिक टेबल में हम कितने एलिमेंट्स पढ़ते हैं? मोर देन 100 एलिमेंट्स हैं। उन 100 एलिमेंट्स में दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन हो तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल देखें। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंपल हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स जैसे यहाँ पे मीथेन हो CH4, जिसमें सिंपल मीथेन है। मीथेन में क्या है? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन है वो किसी अदर एलिमेंट से रिप्लेस हो, जैसे ऑक्सीजन से रिप्लेस हो तो हम लिख सकते हैं CH3OH। ये किस कैटेगरी में आ गया? अल्कोहल की कैटेगरी में। तो इनको हम आगे फर्दर डिटेल्स में हम आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे। अभी जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन एसेंशियल और हाइड्रोजन रिप्लेस होके अदर एलिमेंट आ गया। तो ये किस कैटेगरी में? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में जैसे आपस में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, जैसे हेलोजन की बात करें तो दोनों फ्लोरीन आपस में कंबाइन हो गए, और हो सकता है हेलोजन्स में आयोडीन है, आयोडीन हो गए, क्लोरीन आपस में जो है वो कंबाइन हो गए, या कोई और अदर एलिमेंट, जरूरी नहीं है सेम हो, डिफर एलिमेंट्स भी हो गया। जैसे एक हाइड्रोजन हो गया, एक क्लोरीन हो गया। इसी तरह आपका हो सकता है एक कोई मेटल एटम पोटेशियम हो गया, एक क्लोरीन हो गया। तो कोई भी जहाँ पे जरूर कार्बन और हाइड्रोजन एसेंशियल एटम को छोड़ के बाकी कोई भी एटम्स हो यहाँ पे, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट है नंबर्स। नंबर्स का मतलब है कि जिन एलिमेंट से बने हुए होते हैं वो कितने हैं। यानी कि जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर कंपैरिजन करते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कम का मतलब है कि जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बात करें हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली किसके हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन के बने हुए। सिर्फ दो ही एटम हुए कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट। हो सकता है दूसरा किसी में ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या सल्फर हो। तो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 3 या 4 टाइप के ही एलिमेंट्स होते हैं, बार बार वही रिपीट होते रहते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, सिर्फ प्योर हाइड्रोकार्बन्स की, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, दो ही टाइप के एलिमेंट है। लेकिन सिर्फ दो एलिमेंट होते हुए भी वेराइटी ऑफ
ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। हजारों लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, जिसकी वजह से कार्बन फर्दर कार्बन के साथ, कार्बन फर्दर कार्बन, इस तरह से एक लॉन्ग चेन कार्बन फर्दर कार्बन के साथ कनेक्टेड हुए लार्ज नंबर कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स तो दो ही टाइप के हैं, लेकिन उनकी रिपीटेशन होती जाती है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक में कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ज़्यादा होते हैं। हो सकता है एलिमेंट्स है वो कई टाइप के हो, पोटेशियम हो, सोडियम हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह कई टाइप के आपस में यूनाइट होके और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हों। थर्ड डिफरेंस है लिंकेज। लिंकेज का मतलब है बॉन्डिंग, आपस में कनेक्टिविटी। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स है, एलिमेंट्स है, वो आपस में किस तरह से लिंक होते हैं, किस तरह से बॉन्ड है, किस तरह की बॉन्डेड है और किस तरह से कनेक्टेड है। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है। अब कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड क्या है? कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जब आपस में कोई दो एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना लेके आएंगे और शेयर क्या करेंगे? बोथ शेयर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि कोई दो एटम है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेट कर लिया कार्बन एंड कार्बन। जब हाइड्रोकार्बन्स बात करें, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन से ले रही हूँ, तो कार्बन्स का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों इनको शेयर करे, ये भी शेयर करे इस इलेक्ट्रॉन को, ये भी करे, तो दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग से दो इलेक्ट्रॉन की जो बॉन्ड बनाते हैं उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं उनमें जो बॉन्ड होता है, चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच में हो या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हो, तो यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का है, एक ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, पर इन दोनों को आपस में ये शेयर कर रहे हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन हो या फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या होता है, जो बॉन्ड बनता है, कनेक्टिविटी है, वो क्या है? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है, बल्कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक एटम से दूसरे एटम पे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करें, एक मैंने सोडियम ले लिया है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर 11 है। 11 है तो इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक लिखें तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। सिमिलरली क्लोरीन है, और क्लोरीन की कितनी होती है? क्लोरीन की होती है 17। क्लोरीन में 17 एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे कितना होगा? 2, 8 और 7। अब इस केस में हम बात करें अगर आउटर शेल की, आउटर शेल है वो कोई भी एटम स्टेबल कब होगा, स्टेबिलिटी कब गेन करेगा? जब उसका आउटर ऑर्बिटल है, बाहर वाला शेल जो है, उसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा हो, यानी कि पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हो। अब सोडियम के पास कितना है? लास्ट में 1 है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के पास कितने हैं? आउटर में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या है? सोडियम अपना ऑक्टेट लास्ट कब कंप्लीट कर सकता है? या तो ये कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे, कोई इसको देने वाला हो सातों के सातों इलेक्ट्रॉन, या फिर पॉसिबिलिटी है कि ये अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको किसी और को दे दे। किसी और को दे देंगे तो अब लास्ट सेल कौन सा बचा? इसके पास ये वाला जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो एक तरह से जब इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने हो तो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है इतनी एनर्जी। तो इसलिए सोडियम की टेंडेंसी क्या है कि 7 इलेक्ट्रॉन ये किसी और से ले, इससे अच्छा बेटर है कि क्यों ना ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, किसी अदर एटम्स को। क्लियर है? तो इसका अगर टेंडेंसी है सोडियम की इलेक्ट्रॉन देने की। दूसरी तरफ क्लोरीन, क्लोरीन के पास क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट में, और
बाहर वाले ऑर्बिटल में इसको कितना चाहिए, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो इसको कोई एक इलेक्ट्रॉन देने वाला हो जिससे ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले और लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, या फिर ये सातों के सातों इलेक्ट्रॉन हैं वो दे दे, तो फिर तो बचा हुआ 8 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्टेट रह जाएगा। तो अब 7 इलेक्ट्रॉन देना हो या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लेना हो, कम लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, तो इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि कोई एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले कहीं से जिससे अपना ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ क्लोरीन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की और लेने की, और सोडियम की है इलेक्ट्रॉन देने की। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और उस पे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, जैसे ही सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन देते इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ क्लोरीन ने क्या किया, जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया उसको अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, उसको अब्स्ट्रैक्ट करके अब इसका खुद का तो नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन किसके लिए है, सोडियम से बाहर से लिया, आउटर से, तो इसके पास क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी कि इसका खुद का नहीं है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज। तो अब सोडियम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों आयन के बीच में जस्ट अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस क्यों होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अपोजिट चार्जेस के बीच में जो फोर्स, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सिंपली ये अपोजिटली चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड है, यहाँ पे एक्चुअल में कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को एक क्लोज कॉन्टैक्ट में एक दूसरे के पास लिए रख रही है। क्लियर है। तो जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, यानी कि अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। और जो आयनिक बॉन्ड है वो कैसे बनता है, बाय ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। जबकि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, लिंकेज क्या होती है, एक तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इनका मेन एम क्या है कि हमें इलेक्ट्रॉन की शेयर करनी है, जस्ट यही फोर्स है कि इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, एक चाहिए तो और कंप्लीट इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इनके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेंगे, आउटर वैलेंस जो ऑर्बिटल है उसको कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे। तो जस्ट शेयरिंग करने के ही वो एक तरह से फोर्स है, वो कैसा है, अट्रैक्ट किए रख रहा है एक एटम दूसरे एटम को। तो कोवलेंट बॉन्ड जस्ट क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच अराइजेज ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड कैसा होगा, कोवलेंट बॉन्ड, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी यानी कि कोई सब्सटेंस किस में डिजोल्व होंगे। तो सॉल्युबिलिटी का एक कंसेप्ट है लाइक डिजोल्व्स लाइक। जैसे आप अपने डेली लाइफ से एक एग्जांपल लो, क्लास में आप फ्रेंड्स बनते हैं, तो फ्रेंडशिप कब होती है, जब आपकी थिंकिंग का ही आपके साथ मिल जाए, जहाँ पे आपकी थिंकिंग और सामने वाले, जैसे कोई ए है और एक बी पर्सन है, ए और बी पर्सन की अगर थिंकिंग आपस में मैच करती है तो उनमें अच्छी दोस्ती हो जाएगी आपस में। लेकिन अगर ए की थिंकिंग डिफरेंट है बी से, बिल्कुल दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते, तो उनके बीच में कभी भी बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, उनकी कभी नहीं बनेगी, फ्रेंडशिप पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा ही यहाँ केमिस्ट्री में होता है, कंपाउंड्स के बीच में होता है कि कंपाउंड्स है वो अपने जैसा ही अगर उन्हें कोई मिल जाए तो उनमें तो डिज़ोल्व हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, और अपने जैसा नहीं होगा तो उनमें वो मिक्सअप नहीं होंगे। तो सबसे बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। जब सॉल्युबिलिटी की बात आती है तो एक सॉल्यूट जिसे हम डिज़ोल्व करते हैं किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने अभी देखा नेचर कैसी होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड कैसा होता है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड यानी कि आपस में क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, शेयरिंग हो रही है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की, इसका मतलब कंपाउंड्स कैसा है, नॉन पोलर।
अब पोलर एंड नॉन पोलर क्या होते हैं? पोलर एंड नॉन पोलर क्या होता है? पोलर की बात करें तो कोई भी मॉलिक्यूल्स या एटम या फिर कंपाउंड्स की बात करें तो पोलर का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, उस पर्टिकुलर कंपाउंड में चार्ज का सेपरेशन हो रहा हो। एक एंड है पॉजिटिवली चार्ज हो, एक एंड है वो नेगेटिवली चार्ज हो, या किसी भी तरह से वहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। या फिर बात करें अगर बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड में भी जो आपस में किन्हीं दो एटम की बात करें और पर्टिकुलर बॉन्ड की बात करें तो उस पर्टिकुलर बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जैसे यहाँ शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है, तो दोनों जब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर रहे हैं, शेयर करने के बाद आफ्टर बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है दोनों कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन के बिल्कुल बीच में। सिमिलरली जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में एग्जिस्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो किसी तरह कहीं पे भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इलेक्ट्रॉन का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल शेयरिंग हो रही है दो कार्बन के बीच में। तो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं नॉन पोलर, और ऐसे जहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनते हैं उन कंपाउंड्स को बोलते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स। लेकिन जहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है, पोलैरिटी मीन्स दो अपोजिटली चार्ज पोल्स आ रहे हो। अपोजिटली चार्ज पोल्स कब आ रहे हो? यानी कि जहाँ दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल ना हो। जैसे सोडियम एंड क्लोरीन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस साइड है? हाई। क्लोरीन टुवार्ड्स सोडियम की साइड क्या है? कम, क्योंकि क्लोरीन की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की। क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जबकि सोडियम क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन देने जिसकी टेंडेंसी हो वो एटम होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की होती है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जहाँ पे दो बॉन्डेड एटम है जिनके बीच में, और उन एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लार्ज डिफरेंस हो, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, तो वहाँ उन दोनों एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक एटम के टुवार्ड्स ज़्यादा होगी, एक के टुवार्ड्स कम होगी। तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं पोलर बॉन्ड्स। और ऐसे कंपाउंड जो बॉन्ड बनाते हैं पूरे कंपाउंड, वो क्या हो जाएगा? पोलर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? नॉन पोलर कैरेक्टर के, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? पोलर कैरेक्टर के। तो नॉन पोलर है तो ये कैसे में सॉल्यूबल होंगे? जो सॉल्वेंट नॉन पोलर होंगे उन्हीं में ही सॉल्यूबल होंगे। जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर होता है, ईथर सॉल्वेंट है नॉन पोलर होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्यूबल होते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर है तो ये पोलर सॉल्वेंट में ही, जैसे वाटर है, वाटर में भी क्या है? खुद एक पोलर कैरेक्टर है का है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड कैसा है? कंप्लीटली कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आपस में बॉन्ड के बीच में चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ऑक्सीजन के टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा डिस्प्लेस हुए हुए हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो पोलर नॉन पोलर इनके हम स्टेप वाइज डिटेल में भी आगे डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे उन्हें बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करें तो उन्हें हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का क्या मतलब है? यानी कि खुद में से इलेक्ट्रिसिटी है वो पास होने दे, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास ना होने दे, या एक पॉइंट से अपने में से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र ना करे, तो उन्हें बोलते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम बोलते हैं वो क्या? कंप्लीटली इंसुलेटर है। अब कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होती है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कि किसी सब्सटेंस में चार्ज पार्टिकल्स का जब मूवमेंट होता है। और कोई सब्सटेंस में चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं? आयंस, जैसे पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो अभी हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है सिंपल्स, या फिर उनके डेरिवेटिव है। कैसे है?
उनमें बॉन्ड है वो कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से वहाँ कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं हो रहा है, तो वो क्या होंगे, कोई आयन है ही नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, बेड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, पोलर कैरेक्टर के हैं। बॉन्ड कैसा है इनमें, आयनिक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या आयन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मोल्टन स्टेट ले लें इनकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, या सिंपल अगर हम वाटर में डालें, जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने अभी डिस्कस किया था सोडियम क्लोराइड का केस। अगर सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है, वाटर नहीं है, बिल्कुल ड्राई कंडीशन में, तब वो एक दूसरे से क्लोज कॉन्टैक्ट में है, वहाँ वो आयनाइज फॉर्म में नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही हम उसको लिक्विफाई करेंगे या मोल्टन स्टेट में लेके आते, मोल्टन मतलब लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में आयनाइजेशन हो जाता है। या फिर सिंपल अगर हम वाटर में ले को पानी डालते ही एक्वस सॉल्यूशन में आते ही वो क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। सोडियम एज ए सोडियम पॉजिटिव आयन, क्लोरीन एज ए क्लोराइड एनायन एग्जिस्ट करेगा। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, बट सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे, क्योंकि तब वहाँ वो आयनाइज नहीं होंगे, नॉन आयनाइज फॉर्म में है वो, या तो मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस फेज में आते ही आयनाइज होंगे और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें। सबसे पहले बात आएगी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। मेल्टिंग पॉइंट जैसे छोटे क्लासेस में भी आप पढ़ते आए हो, जैसे हम कोई सॉलिड सब्सटेंस है, कोई सॉलिड है एग्जिस्ट कर रहा है और उसको अगर हम हीट कर रहे हैं, सॉलिड में हमने पढ़ा है कि जो भी सॉलिड कंपाउंड है, अगर सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स है वो टाइटली हेल्ड होते हैं। जैसे इस तरह से सिंपल बोल दिखाऊं, अगर सॉलिड के एटम्स है मान लो, वो बहुत टाइटली एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में सेपरेशन नहीं होती है। और जब सॉलिड से लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल है, जैसे वाटर है, सबसे सिंपलेस्ट केस वाटर की बात करती हूँ। जो ये बोल है, ये मैं क्या दिखा रही हूँ, वाटर मॉलिक्यूल्स दिखा रही हूँ। जब वो आइस की फॉर्म में है तो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है, बिल्कुल आपस में वाटर मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। जैसे ही वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में आएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल है वो थोड़ा थोड़ा दूर हो गए हैं, यानी कि आपस में इनकी सेपरेशन है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। जैसे ही वाटर है वो गैसियस फॉर्म में आएगा तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल के बीच में सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बहुत दूर दूर हो गए हैं। तो एक तरह से अगर हम बात करें, ये क्लोजली पैक्ड है। क्यों क्लोजली पैक्ड है सॉलिड में, क्योंकि आपस में सॉलिड स्टेट में ऐसा कुछ हो रहा है कि सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ वाटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है आपस में मॉलिक्यूल के बीच में, तभी वो एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड है। लिक्विड स्टेट में आते ही वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस है वो थोड़ी बढ़ गई है। डिस्टेंस बढ़ गई, इसका मतलब वहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो थोड़ा कम हो गया है। गैसियस फॉर्म में आके बात करें, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हो गए हैं, इसका मतलब कि नहीं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑपरेट हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल हो गया है। ये तो हमने वाटर की बात की। ऐसे कोई भी अगर सब्सटेंसेस की बात करें, एनी कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैस, हम ये कहेंगे कोई सब्सटेंस सॉलिड है, इसका मतलब उसके जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल जैसे सॉलिड सब्सटेंस वुडन ले लिया आपने, या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस कंसिडर कर लिया, तो उसके खुद के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के क्लोज है, क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे के क्लोज है। इसका मतलब उसका एक मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं। इसी तरह जब लिक्विड स्टेट है, लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर होते हैं मॉलिक्यूल, सेपरेशन होती है आपस में, यानी कि वहाँ पे बॉन्ड फोर्स तो लग रहा है बट इतना ज़्यादा नहीं है आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना सॉलिड में होता है। और गैस में जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में फोर्स है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इस तरह से एक ही मॉलिक्यूल्स, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जैसे वाटर की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमने एक ही H2O
उठाया है मॉलिक्यूल, जब वाटर ले रहे हैं तो उसमें एक ही मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आपस में H2O और H2O के बीच में जो अट्रैक्शन है, किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पैकिंग कैसी होगी, क्लोज सब्सटेंस कैसे एग्जिस्ट करेगा ऐसे सॉलिड सब्सटेंस। जहाँ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन थोड़ी वीक होगी वो कैसे एग्जिस्ट करेगा ऐसे लिक्विड। पार्टिकल कैसे होंगे, इन मॉलिक्यूल्स आपस में थोड़ा थोड़ा दूर होंगे। और जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है वो बहुत वीक होगी तो वो सब्सटेंस कैसे एग्जिस्ट करेगा ऐसे गैसियस फॉर्म। क्लियर है। अब बात आती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, जब हम किसी सब्सटेंस है, कोई सॉलिड स्टेट में है कोई सब्सटेंस, उसको कंटिन्यूसली हम हीट कर रहे हैं। ड्यूरिंग हीटिंग क्या हो रहा है, अब आपस में जैसे सॉलिड सब्सटेंस है, एक मॉलिक्यूल ये है, जैसे वाटर की ही हम बात करें, एक वाटर का ये मॉलिक्यूल है, एक वाटर का ये मॉलिक्यूल है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग क्लोज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। जैसे ही हम इनको हीट कर रहे हैं, ड्यूरिंग हीटिंग क्या होगा, इनके जो बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है वो ब्रेक होना शुरू होगा, क्योंकि हीट देते ही आपस के मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी आते ही ये क्या करेंगे, कोशिश करेंगे एक दूसरे से दूर भागने की, क्योंकि एनर्जी आते ही, जैसे आप में देखो, जब ज़्यादा एनर्जी होगी तो आप टिक के बैठोगे, नहीं बैठोगे एक जगह। रैंडमली जैसे छोटा बच्चा होता है, जैसे उसको खाना पिलाते हो, एनर्जी आते हो, कभी इधर दौड़ रहा है कभी इधर दौड़ रहा है। सेम वे यहाँ मॉलिक्यूल्स में होता है, हाई एनर्जी गेन करते ही मॉलिक्यूल है वो रैंडमली मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप सॉलिड को हीट करते हो तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, थोड़ी वीक हो जाती है, यानी कि सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, लिक्विड में। तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम मेल्टिंग टेम्परेचर, या TM से डिनोट करते हैं। यानी कि जिस टेम्परेचर पे सॉलिड है वो लिक्विड फेज में इक्विलिब्रियम में आ गया, लिक्विड फेज में आ गया है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। नॉर्मल लैंग्वेज हम बोलते हैं कि जिस टेम्परेचर पे सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो मेल्टिंग टेम्परेचर, अब किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट है जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज सेम फेज में होते हैं, वहाँ पे उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब कोई भी सॉलिड है, यहाँ पे जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगी हमें उतनी ही ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी उसको लिक्विफाई करने में। तो जहाँ इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है वो उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है। सेम चीज़ यहाँ आती है, जब हम लिक्विड को हीट देते हैं तो ड्यूरिंग लिक्विड जब इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन एक तो वैसे ही कम है, ऊपर से हम और हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है वो ब्रेक हो रही है, इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर क्या कर रहे हैं, एनर्जी गेन कर रहे हैं और रैंडमली मूव करना शुरू कर रहे हैं। तो जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पे लिक्विड एंड वेपर फेज इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों फेज लिक्विड एंड वेपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में, आम भाषा में हम कहें, यानी कि जिस पे लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पे किस पर डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे इंट्रैक्शन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी हमें उतना ही ज़्यादा हीट करना पड़ेगा उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो किसी भी पर्टिकुलर सॉलिड की बात करें, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। अब बात आते हैं हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या है, आपस में बॉन्ड कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूल कैसे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है तो सिंपली मॉलिक्यूल्स अगर मैं दिखाऊं, जैसे मैंने वाटर यहाँ दिखाया है तो इसके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। सिंपली कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले लिया हमने, ठीक है, कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं है, सिंपल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में
पोलर मॉलिक्यूल्स है। बॉन्ड कैसा है? आयनिक, आयनिक बॉन्ड है। जैसे NaCl दिखाएं, NaCl में दिखाऊं, Na पॉजिटिव है, वो क्या है? सोडियम वाला पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्लोरीन वाला पार्ट एंड है वो कैसा है? नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कैसे? आयनिक नेचर में है, या फिर हम कह सकते हैं वो पोलराइज नेचर में है। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। अगर हम सोडियम क्लोराइड की ही बात करें तो जैसे एक पे पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव, एक एंड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड, एक नेगेटिवली चार्ज्ड। तो एक जो नेगेटिवली चार्ज्ड है वो क्या करेगा? इस पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड को स्ट्रोंगली अट्रैक्ट किए रखेगा। यानी कि एक चार्ज्ड एंड है वो दूसरे मॉलिक्यूल के अपोजिटली चार्ज्ड एंड को स्ट्रोंगली हेल्ड किए रखेगा। जबकि यहाँ पे नॉन पोलर है तो ऐसे कोई चार्ज सेपरेशन तो हो नहीं रहा, तो कोई स्ट्रोंग इंटरेक्शन तो है नहीं, सिंपल इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है। तो जहाँ पे एक चीज़ माइंड में रखना, अगर पोलर नेचर का है कोई सब्सटेंस तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, आपस में अट्रैक्शन होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के आपस में मॉलिक्यूल में जब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इन फोर्स को हमें तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? लो होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स में जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हालांकि कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट तो कम होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन होंगे एसेंशियल, और दूसरा हो सकता है ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, या फिर सल्फर हो, कुछ ही फ्यू एलिमेंट्स पॉसिबल हो। लेकिन फिर भी ये रिपीट होते रहते हैं बार बार। नंबर जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एलिमेंट्स का वो हाई होता है। स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, और मॉलिक्यूल्स और मास है वो वेरी लार्ज मॉलिक्यूलर मास है। एग्जाम्पल की बात करें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जैसे शुगर है। शुगर का फॉर्मूला जो घरों में हम यूज़ करते हैं, शुगर केन, जैसे गन्ने का जो शुगर होता है उसमें का केमिकल फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसकी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे शुगर की स्ट्रक्चर्स। सिमिलरली कुनीन, कुनीन जो होता है दैट इज़ हैविंग द केमिकल फॉर्मूला C30H24N2। तो अगर देखें तो जैसे इसमें तीन ही टाइप के एटम तो तीन ही हुए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बट है लार्ज नंबर्स इनके। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एलिमेंट तो तीन ही टाइप के हुए, बट इनके नंबर क्या है? ज़्यादा है। सिमिलरली विटामिन डी, विटामिन डी का केमिकल फॉर्मूला वो क्या होता है? C28H44 एंड ऑक्सीजन। देखा जाए तो तीन ही एलिमेंट है, बट तीनों एलिमेंट्स है उनके अमाउंट है वो ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर मास क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो इन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी बिल्कुल सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर्स होती है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है ओरिजिन। ओरिजिन हम जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। दोनों इनका किस सोर्स से हमें ये मिलते हैं उसमें डिफर करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे? लिविंग सोर्सेज से, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स से सिंथेसाइज किए जाते थे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो किससे? नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक्स एंड मिनरल्स से होते हैं। तो इनको हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कंबस्चन। कंबस्चन मीन्स जैसे अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको एयर के कांटेक्ट में लाते हैं, एयर या ऑक्सीजन के साथ, तो वो कंबस्ट हो जाते हैं, यानी कि जल जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव करते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो नेचुरली कंबस्टिबल नहीं होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी का मतलब है कि कोई सब्सटेंस कब तक स्टेबल है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमने अभी बात की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपस में जो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जैसे ही हम हीट करते हैं तो हीट
होते ही वो कंपाउंड है वो टूट जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो अनस्टेबल होते हैं किसके एक टुवार्ड्स टू हीट और इजीली डीकम्पोज हो जाते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसा नहीं है कि कितना हीट करते जाओ इनऑर्गेनिक कंपाउंड डीकम्पोज होगा ही नहीं, होगा, बट एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये मोर स्टेबल होते हैं टू हीट। नेक्स्ट है नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैसे शो करते हैं? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है, कोवलेंट कैरेक्टर का, तो ये कैसे रिएक्शन शो करता है? सिंपल मोलिकुलर रिएक्शन शो करता है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कैसी आयनिक नेचर के हैं, पोलर नेचर के हैं, तो ये कैसे रिएक्शन शो करते हैं? ये आयनिक रिएक्शन शो करते हैं। तो जहाँ पे मॉलिक्यूलर रिएक्शन शो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉलिक्यूलर रिएक्शन में हमें सिंपली टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर की कंडीशन चाहिए, या फिर हमें कैटलिस्ट चाहिए रिएक्शन करवाने के लिए। जबकि आयनिक रिएक्शंस में ऐसा कुछ नहीं है। आयनिक रिएक्शन में किसी टेम्परेचर या प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में लेके आएंगे तो भी रिएक्ट कर जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल नॉन आयनाइज फॉर्म में है जब वो ड्राई कंडीशन में है, लेकिन जैसे ही हमने वाटर डाला, एक्वस सॉल्यूशन डालते ही वो क्या हो गया, आयनाइज हो गया और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और यहाँ से H और यहाँ से Cl, दैट इज HCl। तो सिंपली रिएक्ट कर गया। आयनिक रिएक्शन शो करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन शो करते हैं। मॉलिक्यूलर रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन, इनको डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म कंसेप्ट होता है कि कोई कंपाउंड्स अगर है जिसे सेम मॉलिक्यूलर या फिर केमिकल फॉर्मूला हो, बट उनकी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो ऐसे फेनोमिना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। जैसे एक केस एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि C4H10 कार्बन और हाइड्रोजन है, कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये कितने तरीके से एग्जिस्ट करता है, सिर्फ केमिकल फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन ये क्या करता है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 सिंपल ब्यूटेन, या फिर हो सकता है काउंट करो कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं पूरे 10, एन ब्यूटेन हो गया। या फिर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों डिफरेंट कंपाउंड है ये CH3, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3। कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 10। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं जहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला तो सेम हो, बट उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफर हो, कंपाउंड्स है वो डिफरेंट हो। या फिर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर्स। तो ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर्स है, और इस फेनोमिना को क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो आइसोमेरिज्म फेनोमिना शो करते हैं, यानी कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कई सारे डिफरेंट कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। जैसे अगर एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन है तो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या करते हैं, आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी हम सिस्टमेटिक वे में करते हैं। सिस्टमेटिक वे में जैसे सिंपल हाइड्रोकार्बन की बात करें, सिंपल हाइड्रोकार्बन में जो सबसे पहला मेंबर पॉसिबल है, एटलीस्ट कम से कम एक तो होना चाहिए कार्बन, तो सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है मीथेन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, उससे अगली मीथेन के अगला बाद आता है 2 कार्बन का, दैट इज C2H6 इथेन। उसके बाद 3 कार्बन का आता है, 3 कार्बन में क्या होगा C3 एंड H हो जाएगा
8। सिमिलरली फर्स्ट में हो जाएगा C4H10। तो एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी होती है। ये पूरी चेन है, पहले मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये है क्या, इथेन मीथेन नॉमेनक्लेचर, ये भी हम आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। तो आप देखो जैसे जैसे चेन आगे बढ़ती जा रही है तो यहाँ पे CH2 बढ़ा, फिर एक CH2 मॉलिक्यूल और बढ़ा, फिर एक CH2। तो एक सिस्टमेटिक मैनर में हम इनकी स्टडी करते हैं। जैसे इसी तरह हम एल्कोहल की बात करें, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो हाइड्रोक्सी से, फिर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो हाइड्रोक्सी से। चेन है, कार्बन है, एक एटम की चेन हो, 2 की चेन, 3 की, 4 की, 5 की। इस तरह से एक सिस्टमिक वे में स्टडी करेंगे। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसा कोई सिस्टमेटिक मैनर नहीं होता है स्टडी करने के, ये रैंडमली एग्जिस्ट करते हैं अपना। सो दीज आर द 12 बेसिक डिफरेंस। 12 13 जैसे सिस्टमेटिक स्टडी कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इनऑर्गेनिक में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो टोटल 13 बेसिक डिफरेंस है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफर करते हैं। क्लियर है? इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द एग्जिस्टेंस की ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट करते हैं इन लार्ज नंबर्स में, और आपस में क्या बॉन्डिंग है, क्या स्ट्रक्चर है इनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।